हेलो, माय नेम इज़ ओम सिंह। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन काम कर रहे हैं जिसमें कि अभी तक हमारे 4 सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं। पहला टर्बो मशीनरी 2 वीडियोस, मशीन डिजाइन 3 वीडियोस, थ्योरी ऑफ मशीन 5 वीडियोस, इंडस्ट्रियल 3 वीडियो और सोम में 4 वीडियो हैं और उसमें से एक वीडियो अपलोड हो चुका है और आज सेकंड वीडियो जाएगा। और पहले वीडियो में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट्स, रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड थर्ड वाज प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मोहर सर्कल, 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे पहले वीडियो में। और आज जो वीडियो है उसमें हम एस एफ डी बी एम डी वाला टॉपिक और थिक एंड थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो जो ये है ना प्रैक्टिस सेशन वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये जान लो। क्योंकि ईएससी का जो प्रीवियस ईयर है वो हर जगह पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो वही क्वेश्चन वहीं से उठेगा। क्वेश्चन वहाँ से उठने का रीज़न एक है क्योंकि उसका ऑथेंटिक डाटा हमारे पास, डाटा क्या आंसर उसका हमारे पास ऑथेंटिक है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग वहीं से उठाते हैं क्वेश्चन, वहीं टिप देते हैं, बस हो जाता पेपर। और यार हर जगह के लिए यूज़फुल है, ईएससी के लिए हो गया, यूपीएससी ए के लिए हो गया, एसएससी जेई के लिए हो गया, पीएससी उसके जितने एग्जाम होते हैं सारे, सब में पेपर यहीं से बनता है। ठीक है, मोस्टली पहले बनता था आर के जैन या आर एस रतन से, अब नहीं बनता है, अब ईएससी से ही बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला टॉपिक हमारा वही है, थिक एंड थिन सिलेंडर वाला या प्रेशर वेसल। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्टार्ट कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए पहला क्वेश्चन। देखो यार सॉल्व करने पे इसको ना, ये देखो इसमें दिया हुआ है हुप स्ट्रेस दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दिया हुआ है, और पूछा गया है कि जो हुप स्ट्रेन होगा बॉयलर के सेल में वो कितना आएगा। तो फॉर्मूला सिंपल आपको पता होगा, 1/E इंटू सिग्मा एच माइनस म्यू सिग्मा एल। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए। तो पहले का आंसर ए है। सेकंड नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई सेकंड वन। ये देखो यार, इसमें पूछा गया है कि रेडियल स्ट्रेन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि R1 R2 इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस है, और उसमें ड्यू टू द प्रेशर जो R1 रेडियस इंटरनल उसमें U का इंक्रीमेंट हो गया बाई U। तो हमने वही कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक लगा दिया R1 प्लस यू। देखो इनिशियल फाइनल हमारा हो गया R1 प्लस यू माइनस इनिशियल R1 अपॉन में जो पहले था। ठीक है, तो इसको आप कट आउट करोगे तो U/R आ जाएगा, तो रेडियल स्ट्रेन यही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बस देखने में टफ लग रहा था ये। तो आंसर आपका सेकंड का ए हो गया। सेकंड, एक मिनट यार, क्या कहा गया है इसमें, आइडेंटिफाई द सिलेंड्रिकल एक्सिस। यू विद रेडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मटेरियल। अच्छा यू जो है
यहाँ R1 ठीक, और वो एक गलत हो गया क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना था ये। इन्होंने पूछा हुआ आइडेंटिफाई द रेडियल स्ट्रेन, मतलब ये जनरलाइज फॉर्म पूछ रहे हैं, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म। तो जनरलाइज फॉर्म के लिए क्या होगा, ये देखना पड़ेगा सोल्यूशन मुझे, एक मिनट रुक जाओ। देखो इन्होंने जनरलाइज फॉर्म पूछा हुआ है आर पे, किसी एक आर पे, तो आप एक यहाँ आर बना लो। मान लो यहाँ यू हो रहा है, तो यहाँ पर u प्लस डी यू एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंज आएगा एक जनरलाइज आर पे, वो आएगा आपका, एक मिनट हो गया, गलत हो गया क्वेश्चन। जो चेंज आएगा जनरलाइज आर पे, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे आ नहीं रहा, सोल्यूशन देख के बता रहा हूँ आपको। जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा u प्लस डेल यू माइनस जो इनिशियल है u, ठीक है। किसी एक जनरलाइज आर पे निकाल रहे हैं लोग, ठीक है, एक स्मॉल लेंथ के लिए। जैसे हम निकालते हैं ना कोई से एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट वाले में करते हैं हम लोग, कि बहुत माइन्यूट लेते हैं, पहले डेल्टा एल ऊपर लेते हैं और नीचे डेल्टा एक्स ले लेते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा रहे हैं लोग। तो यू कैंसिल हो जाएगा, तो चेंज आपका डेल यू आया। तो स्ट्रेन के लिए फार्मूला फिर लगा दिया इन्होंने, स्ट्रेन के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स लगा दिया, और लिमिट लगा के एक्स टेंडिंग टू 0 कर दिया। तो ऊपर डेल यू ही रह जाएगा, और नीचे जो है डेल एक्स वो डेल आर हो जाएगा, ठीक है। वही डेल आर ही है, मतलब रेडियस में कितना चेंज है, कितना ऊपर नीचे करने पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट, सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने पे रेडियस के साथ रेडियस में इंक्रीमेंट कितना होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जो किसी एक पॉइंट पे रेडियस में कितना इंक्रीमेंट होगा, ये पूछा गया है। ओके, तो कन्विंसिंग तो नहीं, लेकिन ठीक है यार, यही होगा आंसर, सी दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। दूसरे का सी, तीसरा करिए। जो तीसरा क्वेश्चन है ऑटो फेरेट का है, ये यूज करते हैं हम लोग थिक प्रेशर वेसल्स में यूज करते हैं, मेनली थिक सिलेंडर्स में। इसका काम होता है कि ये रेजिडुअल स्ट्रेस अंदर इसमें देता है, ठीक है। तो रेजिडुअल स्ट्रेस देने पे जो स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी होती है हमारे किसी भी प्रेशर वेसल की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसका वही काम है, प्री टेंशनिंग, मतलब रेजिडुअल स्ट्रेस को देना, मतलब प्री टेंशनिंग कहा जाता है, ठीक है। पहले से स्ट्रेस दे दिया नेगेटिव, मान लो कोई न्यूट्रल में था, 0 स्ट्रेस पे, तो हमने -5 दे दिया, और फिर मान लो 0 पे रहता तो 20 न्यूटन बस लोड कर पाते। अब -5 पे है तो हम 25 न्यूटन लोड करेंगे, तब भी टोटल मिला के 20 न्यूटन ही आएगा, ठीक है। उस पर स्ट्रेस 20 न्यूटन ही आएगा, लेकिन हम लोड 25 न्यूटन तक कर सकते हैं, यही होता है इसका मतलब प्री टेंशनिंग का। हमने पहले से ही प्री टेंशनिंग कर दी, ठीक है। तो थर्ड का सी, फोर्थ करिए, ट्राई फोर्थ वन। तो ऐसे पूछा गया है कि हम जो स्फेरिकल प्रेशर वेसल होता है उसको हम क्यों प्रीफर कर सकते हैं। इसका एक मेन रीज़न होता है कि इसमें जो स्ट्रेसेस आती हैं वो कम आती हैं कंपेयर टू सिलेंड्रिकल के। सिलेंड्रिकल में देखो PD/2T आता है, और PD/4T भी आता है, ये होता है हुप स्ट्रेस, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लेकिन स्फेयर में बस एक ही आता है PD/4T, दैट इज द लेस देन PD/2T। दैट्स वाई प्रीफर कर रहे हैं उसे। यूनिफॉर्म लोअर सरकमफ्रेंशियल, देखो हुप स्ट्रेस को भी सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ का सी हो गया। फिफ्थ नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई फिफ्थ नंबर।
5th नंबर ट्राई कीजिए, 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो जो विस्कोसिटी म्यू है उसको 1/m कह दिया है बस, यही है, तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन निकालना है, मतलब कि पहले हूप स्ट्रेन तो क्या आ जाएगा, 1/e हम बाहर रख देंगे, फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं, ये फॉर्मूला बता चुका हूँ, PD/2T, ठीक है, माइनस म्यू PD/4T, और हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस आएगा 1/e PD/4T माइनस म्यू PD/2T। तो इसको क्या, इसमें क्या आंसर देख लो आप, इसको सॉल्व आउट करोगे सिग्मा स्ट्रेन एच को, तो PD/2TE 1 माइनस म्यू को आप 1/m लिख दो, तो 1/2m ये आ रहा है, और सिग्मा एल आपका आ रहा है PD/2TE 1/2 माइनस 1/m ये आ रहा है, ठीक है। तो कुछ मिल रहा है इसमें, पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अब हम निकाल लेते हैं रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टू सर्कमफेरेंशियल। हाँ तो ये सही लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल टू सर्कमफेरेंशियल ना, तो m-2 हो जाएगा, ये 2-1, हाँ ये सही आएगा, डी, ठीक है। 5th का डी हो जाएगा, सॉल्व करने वही आ रहा है, ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना। ये साफ साफ दिख रहा है यार कि 2m कट जाएगा, m-2 पर हो जाएगा, इधर 2m-1 हो जाएगा, तो यही आएगा आंसर, डी ही। तो आप ट्राई कीजिए, अब 6th नंबर ट्राई कीजिए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये कॉन्सेप्ट देख लो यार, अगर प्रेशर इनसाइड है तो जो हुप स्ट्रेस है और रेडियल स्ट्रेस है दोनों अंदर ही मैक्सिमम होगा, ठीक है, इंटरनल पे, और हुप वाला बाहर कम हो जाएगा और रेडियल वाला बाहर जीरो हो जाएगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगा हुआ है तो हुप वाला यहाँ इनर मैक्सिमम होगा और आउटर पे कम हो जाएगा, बट रेडियल वाला, ये देखो ये इस साइड रेडियल का बना हुआ है सिग्मा आर, और इस साइड बना हुआ है एच का, ठीक है, ये और ये और ये, और देखो इस वाले कंडीशन में बाहर आ रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा जो है मैक्सिमम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस पूछा हुआ है, मैक्सिमम सर्कमफ्रेंशियल को हुप कहते हैं, तो मैक्सिमम सर्कमफ्रेंशियल दोनों ही केसेस में इंटरनल पे हाई होता है। तो इंटरनल रेडियस क्या है 40, तो आंसर जाएगा आपका 6 का ए, ओके। और अगेन जो 7वां क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, जो हुप स्ट्रेस है दोनों ही केसेस में इंटरनल मैक्सिमम होगा। तो 7th भी रिपीटेशन है 6 का, तो इनर रेडियस आ जाएगा 7th का सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए आप।
जैसे सॉल्व करोगे जब ना तो आएगा 344 इंटू 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व करने देखो, यही सिंपल यार, ये क्वेश्चन हम एक बार 2-3 बार कर चुके हैं अब तक। तो हूप स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, सेम लगा देंगे, सिग्मा एच माइनस म्यू इंटू सिग्मा एल लगा देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा ए, 8th का ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब 9th नंबर ट्राई कीजिए। अब 9th नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। बड़ा कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही भुजंगा टाइप का। पहली बात इसमें ध्यान दो, थिन सिलेंडर है, ठीक है, तो रेडियल स्ट्रेस नहीं आएगा। इंटरनली प्रेशर है, तो आपका सिंपल जो इधर आ जाएगा आपका हुप, इधर आ जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल। तो 9th का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 10th ट्राई कीजिए। रुको आंसर मैं मिला लेता हूँ मैं। 5 का डी, 6A 7C 8A, सही है। ठीक है, 9th का ए सही है। और 10th करिए अब, क्वेश्चन नंबर 10th ट्राई कीजिए। जो टाउ मैक्स बोला हुआ है, कुछ लोग यहाँ कन्फ्यूज जाएंगे कि सिग्मा एल मैंने सिग्मा एच अपॉन 2 कर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन ये तो गलत है। अगर यहाँ कहता है ना प्लेन स्ट्रेस तब ये करते हैं, लेकिन यहाँ प्लेन स्ट्रेस कहा नहीं है, सिंपली बोला हुआ है कि आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालिए। तो हम सिंपली एक मानेंगे, ये मान एज्यूम करेंगे कि सिग्मा एल ये है, सिग्मा एच ये है और सिग्मा आर 0 है, तो इन दोनों की हेल्प से हम निकाल देंगे। तो 2 सिग्मा माइनस 0 अपॉन 2, दैट आंसर इज सिग्मा। तो 10th का सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए आप, 11th नंबर ट्राई कीजिए, 11th नंबर। देखो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है कि अंदर थिक सिलेंडर है, अंदर इसका प्रेशर, अंदर अगर प्रेशर है तो ये देखो रेडियली ढकेलेगा ना, रेडियली दबाएगा ना, तो दबाएगा तो रेडियल वाला जो हो जाएगा कंप्रेसिव हो जाएगा। और जो अगर जब जब फोर्स अंदर लगेगा, आप अगर इसको यहाँ से कट करोगे ना, यहाँ से कट करोगे तो ये हिस्सा से इधर जाना चाहेगा, ये हिस्सा इधर जाना चाहेगा, मतलब जो सरकमफ्रेंशियल आएगा, सरकमफ्रेंशियल वो टेंसाइल होगा, मतलब हुप जो है टेंसाइल होगा, और लॉन्गिट्यूडनल दर से टेंसाइल होगा। जो साइड में जो आउटर पे जो ढक्कन लगे होंगे, ढक्कन में बाहर तरफ फोर्स लगेगा तो टेंसाइल आ जाएगा। ठीक है, तो बस एक कंप्रेसिव 2 टेंसाइल है, तो आंसर ढूंढ लो आप। तो क्या क्या पूछा हुआ है, देन हुप स्ट्रेस रेडियल एंड लॉन्गिट्यूडनल, तो रेडियल बीच में है तो बीच वाला कंप्रेसिव, डी हो जाएगा आंसर, 11th का डी। ठीक है, 11th का डी आंसर है। आप ट्राई करिए 12th नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कीजिए अब। ठीक है,
तो इसमें यार सिंपली दिया हुआ है कि अगर अंदर फ्लूइड भरा हुआ है तो फ्लूइड की वजह से प्रेशर अंदर है, तो इसमें बोला गया है कि जो लिमिट है हमारी 9000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम जो हमारा स्ट्रेस होता है हुप होता है, तो वही हम सिंपली कॉन्सेप्ट लगा देंगे और आंसर जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 17 में हमारा आंसर। ठीक है, तो 12th का सी। 13 ट्राई कीजिए। दो, ये जो क्वेश्चन है इसका सिंपल फार्मूला होता है कि जो हुप आएगा इंटरनल पे वो मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू आउटर से प्लस प्रेशर हो जाएगी, प्लस प्रेशर करना होता है। तो 100 दिया हुआ है, 100 हमारा प्रेशर भी है, तो दोनों मिला के हो जाएगा 200। ठीक है, तो 13th का बी। 14 ट्राई कीजिए। तो इसको सॉल्व आउट करोगे ना जब, तो इसका देखो आंसर आएगा आपका, इसमें कुछ है नहीं, बस सिंपल फार्मूला रखना है और फार्मूले की सारी वैल्यूज़ रख देनी है। और यहाँ पे मतलब किसी भी सवाल में इस चैप्टर में बहुत कुछ खास नहीं है। देखो यहाँ ये फार्मूला कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, हुप स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। तो सिंपली से सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा डी 4.25। 14th का डी। ओके, ट्राई 15 नंबर। मैं आंसर बना लेता हूँ, ACDCB। ACDCB 14th क्या था? 14th इज डी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 15th। ट्राई कीजिए। तो पहले ऐसे रहा होगा, जब फोर्स लगा होगा प्रेशर तो ये ऐसे हो गया होगा। तो आपको बस ये चेंज निकाल लेना है। तो चेंज कैसे निकालोगे? आर डेल्टा थीटा, नहीं आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपका होगा आर प्लस यू डेल्टा थीटा माइनस आर डेल्टा थीटा, ये गया और आपका बचा चेंज जो है, वो इतना आया, चेंज आया आपका यू डेल्टा थीटा। ठीक है, और तो पूछा क्या है? टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो टेंजेंशियल स्ट्रेन निकलेगा कैसे? तो पहले कितनी वैल्यू रही थी इसकी? पहले इसकी वैल्यू थी आर डेल्टा थीटा। तो सिंपल यही होता है ना, डेल्टा एल अपॉन एल होता है। तो डेल्टा एल हमारा निकल गया यू डेल्टा थीटा और एल हमारा पहले था आर डेल्टा थीटा। तो डेल्टा से कट गया, हमारा आ गया यू बाई आर। यही आना चाहिए। 15th का सी सही है। 15th सी सही है। ओके, आप
एक मिनट गया, 15th का सी हो गया ना, ओके 16 ट्राई करना है। और जो 16 नंबर जो क्वेश्चन है यार, ये बड़ा तिरंगा टाइप क्वेश्चन है। ये उन्होंने थिक सिलेंडर पूछ दिया, थिक भी कहीं पढ़ते पढ़ते हैं नहीं। चलो ट्राई करते हैं, आप 16 नंबर ट्राई करो, मैं फार्मूला लिखता हूँ तीनों जब तब तक। तो ये होता है फॉर्मूला, ओके सही लिखा है ना यार, हाँ सही है, फॉर्मूला यही होता है तीनों, इसी को लगाना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व इसी से होगा। और इन्होंने जो दिया हुआ है थिक ओपन एंडेड सिलेंडर है, तो नॉर्मल ये दिया हुआ नॉर्मल परमिसिबल दिए हुए हैं स्ट्रेसेस। तो देखो यार जो सोल्यूशन दिया है ना, वो मैं वही छाप दे रहा हूँ आपको, सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ क्या दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन मेरे समझ में आया नहीं, मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन, तो कहीं क्या ही मतलब इसे सॉल्व करने का, कहीं आएगा तो है नहीं ये। और हम हमारे उसमें गेट्स उसमें है नहीं है। तो देखो इसमें दिया हुआ इन्होंने सिग्मा एच, जो फार्मूला लिखा हुआ है सिग्मा एच मैक्स का फार्मूला इन्होंने लिखा हुआ है P1 R1² प्लस R² माइनस R², ठीक है ओके। और टाउ मैक्स का जो फार्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है P2 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 R² अपॉन में R² माइनस छोटा वाला R², मतलब वही सेम उतार दिया नीचे, ठीक है। तो इसी में वैल्यू पुटअप की गई हैं और आंसर आपका निकल के आया है 8/5। ये रो ए वाला फार्मूला दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं लिख देता हूँ ऊपर। जो दूसरा फार्मूला दिया हुआ है टाउ मैक्स का ना, वो दिया हुआ है टाउ मैक्स का इक्वल टू 1/2 सिग्मा एच प्लस पी, सिग्मा एच प्लस पी, ठीक है। इसको इक्वल किया हुआ इन्होंने, ये इक्वल आता है 1, ये इक्वल आएगा P2 R² अपॉन R² माइनस R², ठीक है। ये दोनों फार्मूला लगने हैं, एक ही वाला फार्मूला एक ही वाला फार्मूला, दोनों लगा के सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। P2 निकालना है, P2 और P1 का रेशियो निकालना है, ठीक है। और इसका आंसर मैं दे दे रहा हूँ आपको, 16 का आंसर दिया हुआ है B। देखो 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि थिक सिलेंडर है जिसका कि इंटरनल डायमीटर D है, आउटसाइड डायमीटर 2D है, सब्जेक्ट टू इंटरनल प्रेशर P, देन मैक्सिमम हुक स्ट्रेस निकालना है। तो मैक्सिमम हुक स्ट्रेस का हमारा जो फॉर्मूला है सिग्मा मैक्स का, वो हमारा है P इंटू आर, एक मिनट, डी आउटर स्क्वायर प्लस डी इनर स्क्वायर अपॉन में डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर, यही फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यूज पुट अप कर दो, P बराबर 4D0² प्लस D0², मतलब ये हो जाएगा 5, नीचे 3, 5/3, 5P/3 आंसर आएगा, ठीक है। 17 का 3, ये फार्मूला पे याद कर लो, ये पीछे भी यूज हुआ था एक बार, ठीक है। तो अब 18 नंबर ट्राई कीजिए, 18 नंबर ट्राई कीजिए। ये दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन 17 नंबर है। इसमें पूछा गया कॉमनली यूज टेक्निक ऑफ स्ट्रेंथनिंग द प्रेशर वेसल, थिन प्रेशर वेसल, ठीक है। तो इसका याद कर लो, वायर बाइंडिंग करते हैं 18 का ए। 19 ट्राई करो आप।
देखो ए का 2, डी का 3, वायर बाइंडिंग हमने अभी पढ़ी, और ऑटो फिटेज हमने अभी पढ़ा, ऑटो फिटेज, ठीक है। तो ऑटो फिटेज जो हमारा है वो हमारा थिक सिलेंडर की स्ट्रेंथनिंग के लिए है, और ठीक है, ए का 2 3, ए का 2, डी का 3, तो आंसर हमारा डी होना चाहिए। 10th का नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं ना, क्या है 18th 19th है ना, 19th का डी सही है, 19th का डी हो गया। ओके, 20th नंबर जो है रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो मैं आंसर दे दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर बी है। 21 नंबर ट्राई कीजिए। दो ये अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है, देखो इसमें पूछा गया है कि जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को हम हुप स्ट्रेस बोलते हैं, और वो मैक्सिमम होता है इंटरनल डाया पे, ठीक है। तो इंटरनल डायमीटर कौन सा है? मैक्सिमम एट रेडियस आर ए, आर ए इंटरनल है ना, हाँ। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, 21 का ए हो गया। 20 नहीं, कुछ गड़बड़ है यार, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन पढ़ने दो ब्लंडर हो गया है। अच्छा, ये देखो यार, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरनल प्रेशर पी है और एक्सटर्नली भी पी लगा दिया गया है। दोनों तरफ से अगर प्रेशर पी लग गया है ना, तो जो अंदर जो स्ट्रेस आएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। इसका फार्मूला देख लो, ये होता है, फार्मूला होता है सिग्मा ए प्लस बी बाई आर स्क्वायर। तो आप पुटअप करके देख लो, इसमें अगर इंटरनल पुटअप कर रहे हो तो यहाँ भी पी आएगा, ए प्लस बी अपॉन आर वन स्क्वायर। अगर आउटर पुट कर रहे हो तो वहाँ भी पी ही आएगा, ए प्लस बी अपॉन आर टू का स्क्वायर। ए कैंसिल आउट हो गया। अब आर वन आर टू सेम तो है नहीं, इसका मतलब बी की वैल्यू जीरो में करनी पड़ेगी। तो हमारा प्रेशर क्या आ जाएगा? प्रेशर सिग्मा आ जाएगा हमारा एक बराबर, ए हमारा पी बराबर आ चुका है, ठीक है। तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो कितनी भयंकर गलती हुई इसमें। 21 का डी है, ठीक है। 22 करिए। ट्वेंटी टू करिए। तो इसमें पूछा क्या है कि अगर इंटरनल प्रेशर किसी वेसल में है, प्रेशर वेसल में, तो क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो, ये मैंने ग्राफ बना दिया है सिंपली। रेडियल स्ट्रेस एट द इनर रेडियस इज ऑलवेज जीरो, गलत है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये ऑप्शन, दो ऑप्शन गए हमारे। तो दूसरा पढ़ना है नहीं स्टेटमेंट, तीसरा चौथा पढ़िए, तीसरा चौथा। टेंजेंशियल स्ट्रेस इज ऑलवेज हायर देन द अदर स्ट्रेसेस, ये बता रही क्या है। टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस कौन सी होगी बताइए आप लोग, अगर आइडिया लग रहा हो तो। टेंजेंशियल स्ट्रेस आपकी होती है रेडियल, टेंजेंशियल कहेंगे रेडियल को, नहीं, रेडियल इज नॉट टेंजेंशियल, टेंजेंशियल हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंशियल को ही। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस इज ऑलवेज लोअर देन, नहीं लोअर नहीं, मैक्सिमम होगी, यहाँ प्लस लगा हुआ है ना, और सब में नेगेटिव लगा रहता है। तो 22 का सी होगा, ठीक है। लोअर नहीं, यहाँ प्लस लगाया ना, यहाँ ज़्यादा रहेगा। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ मैं एक बार, सही कर रहा हूँ कि नहीं। 22, हाँ सही है, ओके सही है। तो पहला गलत हुआ था, तो ये दोनों चले गए थे। दूसरा सही था हमारा, रेडियल स्ट्रेस ऑलवेज जीरो, ऑलवेज एट आउटर इज ऑलवेज जीरो, सही है दूसरा। तीसरा गलत, तीसरा सही निकल रहा क्योंकि हायर रहता है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल को ही हम कहते हैं ना ये सर्कमफ्रेंशियल। ओके, और जो 23 नंबर क्वेश्चन है रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 3 का, और 24 नंबर भी रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 23 का आंसर भी सी है, 24 का आंसर भी सी है। अगला क्वेश्चन करिए, 25 नंबर।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना कि अबाउट द स्ट्रेस व्हेन इनसाइड द सिलेंडर देयर इज अ फ्लूइड। अगर अंदर फ्लूइड है तो इसका मतलब अंदर अंदर प्रेशर होगा, ठीक है, हमने ये बना लिया। और हमें डायग्राम सारे याद हैं कि रेडियल जो होता है वो रेडियल क्या होता है, कॉम्प्रेसिव होता है ना, रेडियल कॉम्प्रेसिव होता है। जब दबाए मतलब अंदर फ्लूइड भरा दबाएगा ना वो तो रेडियल कॉम्प्रेसिव हो गया। तो ये सही है, ये तो कर चुके हैं एक बार क्वेश्चन हम लोग। हूप स्ट्रेस टेंसाइल होता है, ठीक है, जैसे कि जब अंदर फ्लूइड लगेगा तो यहाँ बीच से काट के देखिए, जो इस प्लेन पे जो आएगी सरफेस ये खींचेगा ही, मतलब कि टेंसाइल होगा। दूसरा भी सही है, पहला दूसरा सही है। तीसरा देखिए हूप स्ट्रेस इज कंप्रेसिव, ये गलत है, तीसरा गलत है, तो ये चला गया ऑप्शन, बचा आपका ये दोनों। तो फोर्थ पढ़िए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज टेंसाइल, सही है बिल्कुल, टेंसाइल होता है। एंड इट वेरीज अलॉन्ग द लेंथ, नहीं वेरी नहीं करता है, इट इज़ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है लॉन्गिट्यूडिनल की, ठीक है। तो फिफ्थ हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 25 का सी हो गया। 26 नंबर करिए। देखो क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन आ रहा है बार बार, आपने नोटिस कर लिया होगा कि भाई अंदर कैसा प्रेशर होगा, बाहर कैसा प्रेशर होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बोला गया है इन अ थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, सेम अगेन सेम एप्लीकेशन है। टेंजेंशियल एंड रेडियल स्ट्रेसेस आर, जो हमारा इसमें डायग्राम बनेगा, देखो ऐसा बनेगा डायग्राम ना इंटरनल वाले में, ये यहाँ मैक्सिमम होगा ऐसे, प्लस इसमें जो रहेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो मिनिमम एट आउटसाइड, ये सही है, मिनिमम एट आउटसाइड, यहाँ भी मिनिमम है, यहाँ भी मिनिमम है, यहाँ भी मिनिमम है, मिनिमम एट इनसाइड ये गलत है। सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। तो थर्ड फोर्थ पर ये मैक्सिमम एट इनर साइड एंड बोथ रिड्यूसेस टू जीरो एट आउटर वाल, नहीं इसमें बोथ रिड्यूस नहीं होते हैं, बस जो रेडियल होता है वो जीरो पर रिड्यूस हो जाता है जीरो तक, ये रिड्यूस नहीं होता जीरो तक, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो मतलब कि फोर्थ सही है, ठीक है, पहला चौथा। तो आंसर आपका हो गया सी। 26 का सी। 27 जो है क्वेश्चन रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसका आंसर मैं दे दे रहा हूँ बी है। 28 नंबर ट्राई कीजिए। 27 इज रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब 28 नंबर ट्राई कीजिए। जो 28 नंबर क्वेश्चन है उसमें देखो पहला जो स्टेटमेंट था, अमाउंट ऑफ इंटरफ्रेंस नीडेड टू क्रिएट अ टाइट जॉइंट वेरीज विद डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ये मुझे इसका आइडिया नहीं था कि सही है गलत है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, एन इंटरफेरेंस फिट क्रिएट्स नो स्ट्रेस स्टेट इन द शाफ्ट, ये गलत है क्योंकि दबा के रखेगा ना का इंटरफेरेंस है, तो ठीक है। तो दूसरा गलत होते ही ये सब ऑप्शन चले गए, तो बचा आपका डी बस। 28 का डी, उनको आंसर मिला लेते हैं एक बार। 20 का बी डी सी सी, बी डी सी सी सही है। देन 25 से सी सी बी डी बी, सी सी बी। 80 का 28 का क्या दिया है, एक मिनट, सी सी 25 का सी है, 26 का सी है, 27 का बी, 28 का डी सही है। आप करिए 29 नंबर करिए। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है। देखो इसमें पूछा गया है कि कितना थिकनेस रहना चाहिए, ये लिमिट दे दी गई, तो हम इसको बस सिग्मा जो है हमारा हुप वाला उसको बराबर कर देंगे, सिग्मा शुड बी लेस देन PD/2T। तो इसको जो पी की वैल्यू हमारी 100 मीटर हाइट दी गई है, तो रो हमारा हो गया 1000 रो GH, ठीक है। तो 10⁻6 ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 25 दूनी 50, 50 से 20, तो हमारा T जो है वो 20 mm आ गया।
ठीक है, तो 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर कीजिए, 30 नंबर। 30 नंबर ट्राई कीजिए। तो है क्वेश्चन सिंपल ही है, इसमें कुछ है नहीं, बस थिकनेस के बारे में पूछा। बस एक चीज़ ध्यान देना है इसमें कि टी जो है मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो मीटर में दिया, इसको हम सेंटीमीटर में कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है, तो उसको सेंटीमीटर में कर लेंगे। बस टी, बस यहाँ सॉल्व हो जाएगा। टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी डी बाई टू सिग्मा, ऊपर आ जाएगा 100, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, 30 का बी, 30 का बी हो गया। ओके, 31 ट्राई कीजिए। तो सेम टाइप क्वेश्चन है यार इसमें, मतलब कुछ मतलब हल्का सी ये ध्यान देनी है बस, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, कुछ भी नहीं है। देखो ये क्वेश्चन सिंपल, बस एक चीज़ ध्यान देनी थी कि यहाँ पे स्फेरिकल की बात की गई, तो वहाँ पे PD/40 आ जाएगा, स्फेरिकल है। और मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या, दोनों जो स्टेजेस होते हैं सेम होते हैं, PD/40, तो वही लगा देंगे, 1.8 MP आ जाएगा आंसर। तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 32 ट्राई कीजिए, 32 नंबर। तो जो टाउ मैक्स आएगा ना, वो σh/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे किसी पॉइंट पे पूछा हुआ, किसी प्लेन पे नहीं पूछा हुआ, तो इसको हाफ करेंगे तो हमारा 39.05 आना चाहिए आंसर। तो 32 का बी होना चाहिए, 32 का बी सही है। 33 ट्राई कीजिए, 33। तो सिंपल उस क्वेश्चन में यही था कि हमने बस ये निकाल लिया σh, फिर हमें पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट पूछा हुआ, प्लेन डिस्क्राइब किया नहीं था, तो हम σr वहाँ मानेंगे, उसको 0 मानेंगे, उसको सॉल्व लगा के या लगाएंगे फिर, ठीक है। तो 39.05 आएगा आंसर, उससे बी हो गया। 33 ट्राई कीजिए, 33 नंबर। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी कई बार कर चुके हैं, अभी क्या। तो ये क्वेश्चन बोला गया है कि हमारा इंटरनल प्रेशर लगा हुआ है, तो साफ साफ पहला हमें बताया कि हुप स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द इनसाइड रेडियस, पहला सही है।
पहला सही होता है, ये दोनों चले गए, ठीक है। तो हमें थर्ड फोर्थ चेक करना है बस। तो थर्ड बोला गया है शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द इनसाइड रेडियस। तो ये कुछ पता नहीं कहाँ मैक्सिमम होगा, तो बस हमें, लेकिन अगला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि रेडियल स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ वॉल, ये गलत है। यूनिफॉर्म नहीं रहता है, ये वेरी करता है, ठीक है। ये 0 से लेके मैक्सिमम तक जाता है। तो फोर्थ जो है गलत हो गया, तो थर्ड सही होगा, ठीक है। तो बी हो जाएगा आंसर आपका ऐसे। 33 का बी हो गया। 34 ट्राई कीजिए। देखो जो हब होता है ना, हब को हम चढ़ाते हैं इस पर, जैसे मान लो ये सैफ्ट है तो इसी पे चढ़ाएंगे इधर से, ठीक है। तो इसको गर्म कर देंगे हब को, तो ये हल्का ढीला हो जाएगा। इसको जब चढ़ा देंगे तो जब ठंडा होगा तो श्रिंक होना शुरू होगा, दबना शुरू होगा, और इसको सैफ्ट को दबाएगा, ठीक है। सैफ्ट को दबाना, लेकिन सैफ्ट क्या करेगा, सैफ्ट दबेगा तो है नहीं, वो सेम रहेगा, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा हब में, ठीक है। तो जैसे ही टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा वहीं क्रैक हो जाता है। मतलब टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप होगा पूरे होगा ना सर्कमफ्रेंशियल पे, तो उसी को हुप बोलते हैं। तो टेंसाइल हुप स्ट्रेस आएगा आंसर, ठीक है। तो 34 का ए, 34 का ए। 35 कीजिए। दो ये सेम फर्जी क्वेश्चन फिर से आ गया। इंटरनली प्रेशराइज थिक सिलेंडर है, हुप स्ट्रेस क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट बट रेडियल, रिमेंस कांस्टेंट कैसे हो गया, गलत हो गया ये। और दूसरा क्या है, वेरीज पैराबोलिकली, पैराबोलिकली हाइपरबोलिकली वेरी करता है, ये भी गलत हो गया। तो नाइदर ए नाइदर बी, ठीक है। तो डी आंसर हो गया 35 का डी। 35 का डी आंसर हो गया, ठीक है। 35 डी। तो आप 36 ट्राई कीजिए अब। तो हुप स्ट्रेस फॉर्मूला तुम्हें पता है बढ़िया से, PD/2T होता है सिलेंडर में, और जो PD/4T होता है इस उसमें स्फेयर में, तो ये 2:1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा सी। 36 का सी सही है। 37 ट्राई कीजिए। देखा जो ये सब एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, एरर या चेंज वाले, तो ऐसे ही बनते हैं। एक तरीका होता है कि जो पावर होता है उसको आगे ला दो और डेल्टा डी/डी लिख दो, जो मतलब दिया हो 2 इंटू डेल्टा डी/डी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, और एल का पावर 1 था तो यहाँ 1 ही कोएफिशिएंट रहेगा, डेल्टा L/L, बस यही रहेगा। मतलब ट्वाइस द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सी आ जाएगा। 37 का सी। ओके, डेल्टा डी/डी ही सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन है, क्योंकि सर्कमफ्रेंशियल से ही सर्कमफ्रेंशियल जो है वो टेंजेंशियल होता है, वही डी को बढ़ाता है। डी को बढ़ाते दोनों ही है, लॉन्गिट्यूडिनल या लॉन्गिट्यूडिनल और हुप ही, लेकिन जो हुप का होता है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है बढ़ाने में, ठीक हो। ओके, तो 38 नंबर ट्राई कीजिए अब। 38 नंबर। दो यार, एक ही क्वेश्चन 25 बार आ चुका है वही कि, तो फिर से उन्होंने कह दिया कि हुप स्ट्रेस जो होता है यूनिफॉर्म अक्रॉस द थिकनेस। तो ये एब्सर्ड हो गया, ये एब्सर्ड होते ही ये तीनों ऑप्शन गए हमारे, बी बचा बस। 38 का बी बचा। ओके, तो बी ने डी दिया है इन्होंने, डी किस दिया है, एक मिनट रुक जाओ। 38 का डी दे दिया है, एक मिनट क्या लिखा है इसमें, इन केस ऑफ थिन सिलेंडर द हुप स्ट्रेस डिटरमाइंड यूजिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसे कह सकते हैं यार, और सही भी कह रहे हैं इसको। अरे सॉरी, वो गलत परसेप्शन बैठ गया अब।
थिन सिलेंडर में यहाँ थिन दिया है, थिन सिलेंडर में यूनिफॉर्म ही मानते हैं, ठीक है। थिक में हम यूनिफॉर्म नहीं मान सकते हैं, थिक में नॉट यूनिफॉर्म सही सही है, सही है। तो ये ब्लंडर ये टाइप का, ठीक है, ब्लंडर ये है। जैसा कि देखो हमारा जो थिक जो थिन वाला होता है उसमें फार्मूला सीधे होता है PD/2T, और वही अगर थिक वाले में चले जाओगे तो वहाँ फार्मूला होता है A+B/R²। तो ये यूनिफॉर्म, ये कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन ये वेरी करेगा। तो ये सही कह रहे हैं, मैंने गलत पढ़ लिया था। 38 का डी ही होगा। ओके, 37C 38D सही है। तो ये थिक और थिन सिलेंडर का चैप्टर खत्म हो गया और अगला चैप्टर आता है हमारा SFD एंड BMD का। उसमें 50 से 51 क्वेश्चन है, वो भी 1 घंटे में हो जाएगा। वो इजी चैप्टर है, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये थोड़ा तेज चलेगा कि इसमें कुछ है नहीं यार। पहला क्वेश्चन देखो यार, जो ये बोला गया है कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट ओवर द स्पैम L, इसमें L को कांस्टेंट करना है, ठीक है। तो सिंपली देखो यही वाला जो फोर्थ वाला जो एग्जांपल है, इसमें ये W इस W कैंसिल कर देगा इस एरिया के लिए, ठीक है। तो इस एरिया में M कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा आंसर D है। पहले का D आंसर है। ट्राई सेकंड नंबर। और जो सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व मत कर लेंगे, इसको साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंज एट बी है, तो अगर इंटरनल हिंजिंग कहीं भी है तो हम मोमेंट जीरो ही होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो 2 का ये हो गया। थर्ड ट्राई कीजिए। ट्राई क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कट गया क्या? ठीक है, ट्राई कीजिए थर्ड नंबर। तो यार सिंपल कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो m होता है हम F/x लिखते हैं, तो वही dm/dx को हम लिख सकते हैं v, और जो लोडिंग होती है उसको हम लिख सकते हैं शियर फोर्स को v। मान लो v यहाँ पे शियर फोर्स दिया हुआ है, dv/dx = w, ठीक है। तो पहला दूसरा सही हो जाएंगे, तो इससे आ जाएगा बी ऑप्शन, थर्ड का बी। फोर्थ नंबर ट्राई कीजिए। फोर्थ नंबर ट्राई फोर्थ नंबर। तो इसमें 3 कंडीशन ये दिया हुआ है कि इस सेक्शन पे 20 शियर फोर्स है और बेंडिंग मोमेंट 20 है, और यहाँ पे 50 शियर फोर्स है और बेंडिंग मोमेंट 125 है। तो सिंपल अब अगर ऑब्जर्वेशन लगा लगाओगे तो पहला जो ऑप्शन दिया है 25 × T कंसनट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड, अगर इतना लोड है तो 20 कभी होगा ही नहीं। और F यहाँ शियर फोर्स लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब कि लगातार लोडिंग है, ठीक है, कहीं कंसनट्रेटेड नहीं है। तो कंसनट्रेट हटाओ, कंसनट्रेट हटाओ, कंसनट्रेट हटाओ फिर से, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी वाला। तो फोर्थ का डी। फिफ्थ ट्राई कीजिए। तो यहाँ कंसनट्रेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारा शियर फोर्स भी बढ़ रहा है, मतलब लगातार कहीं न कहीं काफ़ी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। या तो 2-3 फोर्स लग रहे हैं, तब ऐसा मैनेज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक फोर्स दे रहे थे पहले दूसरे ऑप्शन में, और दूसरा अगर आप चेक करो तो गलत आ रहा हो, दिख जा रहा होगा यार साफ साफ। अगर डी ऑप्शन आप देख लोगे तो हल्का सा तुरंत आइडिया लग जाएगा।
अब ट्राई करो, 5 नंबर ट्राई करिए, 5 नंबर। तो इसमें बोला गया है कि जो बेंडिंग मोमेंट है ये कांस्टेंट है। हमने भी क्या पढ़ा था, डी एम बाई डी एक्स हमारा शियर फोर्स है, और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो एफ हमारा 0 होना चाहिए, और एफ 0 कहीं दिया नहीं, इसका मतलब आंसर डी है, फिफ्थ का डी। 6 नंबर ट्राई कीजिए। तो ऐसा शियर फोर्स ऐसा आ रहा है, इन्होंने बता दिया कि शियर फोर्स ऐसा आ रहा है लॉन्ग द ओवरऑल लेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि बस दो एंड पे शियर फोर्स लगे हुए हैं और बीच में कहीं भी कंसंट्रेट लोड नहीं है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कंसंट्रेट लोड एट सेंटर, ये गलत हो गया। और दूसरा इन्होंने दिया हुआ है ओवरहैंग बीम हैविंग द इक्वल ओवरहैंग बोथ साइड एंड इक्वल एंड कैरिंग इक्वल कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन द फ्री एंड। तो इनका कहना है कि ऐसे ऐसे और बीच में, तो यहाँ भी डिफरेंस आएगा, पहले ऐसे रहेगा फिर यूँ हो जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा, ये भी नहीं है। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड, हाँ ये सही है, सी ऑप्शन देखो। सी में यहाँ अगर लोड लगा देंगे हम तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा बस यहीं पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है ये। तो हमारा आंसर सी होना चाहिए। 6 का सी है कि नहीं, सी है, सही है। डालते हैं डी ए बी डी डी सी, डी ए बी डी डी सी, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बहुत बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप सिंपली कर लोगे और टाइम इसमें इसलिए कम, बहुत कम मिलेगा आपको। और ये 1-1 मिनट क्वेश्चन होते हैं यार, अगर ईएस में आप बैठे हो तो ये क्वेश्चन 1 मिनट होना चाहिए आपसे, ये एक्सपेक्टेड होता है। और यहाँ प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग है, वी आर डूइंग प्रैक्टिस सेशंस। और आप कुछ सीखना चाह रहे हैं सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ बताता भी हूँ मैं उसके साथ साथ। ओके, तो इसमें तो बोला गया है कि ये कैंटिलीवर बीम है, लोड ऐसे वेरी करा दिया गया है। तो सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1 2 ये होता है, ठीक है, ओमेगा L4/8EI, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बोला है कि इफ़ द सेम लोड इज प्लेस्ड एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर, तो हमारा फॉर्मूला ये लगता है, ये वाला ओमेगा L3, ये छोटा ओमेगा है, बड़ा करेंगे 3 क्यूब हो जाएगा, L3 हो जाएगा अपॉन 3EI। इसका मतलब 3 ऊपर जाएगा 8 नहीं रहेगा, तो 3/8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7th का ए। 8 नंबर ट्राई कीजिए। ये दो ट्रिक है याद करने की यार, ये वाली, ये जो है ना ट्रिक है याद करने की। और कैंटिलीवर में आप लगा रहे हो तो 1 2 2 3 6 8 24 30, 1 2 2 2 3 6, अब यही हल्की दिक्कत आती है, यहाँ 24 30 होता है, ठीक है। ये आप याद कर सकते हो। ये इस साइड एंगल है, इस साइड डिफ्लेक्शन है, कोएफिशिएंट डिफ्लेक्शन के समय। अब ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए आप। जो सब फॉर्मूले है, M/Q/S जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है हमारा ML²/2EI, और जो कंसंट्रेटेड लोड से डिफ्लेक्शन होता है हमारा PL³/3EI। तो कौन सा होगा देख लो आप, 2 3 ML²/2EI, ये बी, 8th का बी। 9th नंबर ट्राई कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन बहुत इजी हैं, जैसे तो यही क्वेश्चन है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो सिंपल है यही मिल जाएगा WL ना। ये सब तो होगा नहीं, यूनिटी मैच नहीं करेगी, यूनिटी मैच नहीं करेगी इन सबसे ना। तो ए का आपको 1 मिल गया, ए का 1 मिलते ही बी आपका 4 हो गया। और अब निकालना है हमें मैक्सिमम स्लोप। तो स्लोप वाले में हमका आएगा ω/L² आएगा, ठीक है। तो हमें अगर नहीं भी आता होगा क्वेश्चन तब भी कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ ω/L², अगर डिफ्लेक्शन होगा तो WL³ हो जाएगा, डिफ्लेक्शन है तो स्लोप के लिए 2 हो गया। सी का 2, 142 कहाँ पे है देख लो,
बी नंबर, 9th का बी, 10th नंबर ट्राई कीजिए। देखो यार, ये सब क्वेश्चन ईजी है। प्राइम का क्या है उसमें, देखो जो मैंने बताया था dm/dx जो होता है वो f के बराबर होता है। तो अगर हमें m निकालना है बेंडिंग मोमेंट और कहीं कंसंट्रेटेड कपल नहीं लगाया गया है, ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है, जो हमारा f/dx का जो एरिया होता है ना वही आता है हमारा बेंडिंग मोमेंट। मान लो यहाँ पे एरिया ये एड ऑन होगा, यहाँ तक तो बढ़ता रहेगा बेंडिंग मोमेंट, इसके बाद वो जितना बढ़ा रहेगा वही रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई एरिया आ नहीं रहा है f/dx का। इसके बाद जब यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो गया तो घटता चला जाएगा, ठीक है। तो इस एरिया में कॉन्स्टेंट रहेगा बट नॉट जीरो, इज नॉट जीरो, इज़ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, ठीक है। 10th का ए हो गया। 11th में ट्राई कीजिए। यार आगे फिंगर टिप्स होना चाहिए सब। देखो लोड हम लगा रहे हैं बीच में डब्लू, तो एक ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा W/2 दोनों साइड। और हमें पूछा गया है बेंडिंग मोमेंट एट दिस, तो W/2 इंटू L/2 इक्वल टू WL/4। सी आंसर 11th का। 12th नंबर ट्राई कीजिए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 12th। तो ये जान रहा है, यहाँ देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यूडीएल, तो कुछ WX आएगा इंटू x/2 आएगा, मतलब पैराबोला टाइप शेप आना चाहिए। एक बात कन्फर्म, पैराबोला टाइप शेप आना चाहिए। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है। तो ये बचा, लेकिन यहाँ फिक्स साइडेड है दोनों, फिक्स्ड है, तो यहाँ जीरो नहीं हो सकता कभी भी, यहाँ कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा ही। तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया आपका डी। इसको आप निकालोगे नहीं इक्वेशन, सीधे ऐसे कट आउट करते हैं हम। एग्जाम जो ऑप्शन होते हैं उसे हटाते हैं बस। 13 नंबर ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। दो यार सिंपल होता है, जो मान लो यहाँ फोर्स दिया ना, इसको हम यहाँ कर सकते हैं ट्रांसफ़र। यहाँ पी आ जाएगा, यहाँ सीधे पी आ जाएगा, सीधे सीधे यही यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा, ओके। तो पूछा गया है कि सब, यहाँ पूछा गया है क्या बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो ये लेंथ हो गई, ये फोर्स हो गया, पी इंटू L/2 हो गया आंसर बी। 13th का बी। ए पर कौन सा मिला लेता हूँ, 7th का A B B A, फिर 11th से C D B सही है। ट्राई कीजिए 14 नंबर। ट्राई कीजिए 14 नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि शियर फोर्स एट द एंड ए ऑफ द कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर ए बी, ठीक है। तो ये दो कैंटिलीवर से ए बी और सी डी, इसके बीच में ये रख दिया गया है। तो 100 किलोग्राम फोर्स है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि मिडिल में लगा हुआ है। तो 50 यहाँ आएगा, 50 यहाँ आएगा। तो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, देखो ये पूरा 50, 100 बीच में था, 50 इधर उधर कर दिए, तो इधर एक्शन रिएक्शन भी आएगा, ठीक है। तो 50 इस पे आया, तो ये पूरा ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, यहाँ से बैलेंस होगा, तो 50 आना चाहिए आंसर, ठीक है। 14th का सी, 14th का सी है ना, हाँ। 15th ट्राई कीजिए अब। ट्राई क्वेश्चन नंबर 15th।
तो सेम ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अगेन। अगर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अगर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है तो dm/dx इक्वल टू जीरो होगा, तो एफ हमारा जीरो हो जाएगा शियर फोर्स। तो शियर फोर्स विल बी जीरो एट द ऑल सेक्शन अलॉन्ग द बीम, एट द ऑल सेक्शन अलॉन्ग द बीम। तो 15 का बी हो जाएगा। 16 ट्राई कीजिए। देखो क्वेश्चन बोला गया है कि सेंटर पे लोड लगा हुआ है, कोई डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, तो डिफ्लेक्शन हमारा फॉर्मूला ये होता है ओमेगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। तो डब्ल्यू एल क्यूब और 48 ई आई ये तो वैल्यू सेम है दोनों कंडीशंस में। हमारा बस वेरी कर रहा है तो आई, क्योंकि अगर हम विड्थ को डेप्थ कर देंगे, डेप्थ को विड्थ कर देंगे, तो आई में बस चेंज आएगा और कहीं चेंज आएगा नहीं। तो हमारा डेल्टा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आई के। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 इक्वल टू आई 2 अपॉन आई 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें पुटअप करने पर इतना आएगा और इसको सॉल्व करने में हमारा आएगा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें डेल्टा 2 निकालना है। डेल्टा 2 अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू डेल्टा 1। ठीक है, तो डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू डेल्टा 1, तो बी आ जाएगा 16 का बी। 16 का बी आंसर है। ठीक है, तो 17 नंबर ट्राई कीजिए अब। सही है, 16 का बी सही है। 17 ट्राई कीजिए। देखो इसमें दिया हुआ सिस्टम, तो इसमें जो पी यहाँ लग रहा है, यहाँ रिएक्शन आएगा दोनों साइड, तो ये सिमेट्रिक है दोनों फोर्सेस, तो यहाँ दोनों यहाँ से बैलेंस हो जाएंगे बाई पी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर हम शियर फोर्स डायग्राम बना लें इसका, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस सेक्शन में शियर फोर्स 0 है, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा इस सेक्शन में। बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट, तो हमें बस वो निकालना है। ये आपको याद होगा ना, सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर। तो जो आर हमारा आता है, आर जो हमारा आता है वो आता है ई आई अपॉन एम। ठीक है, अगर एम कांस्टेंट हो गया तो आर कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया तो ये सर्कल हो गया, सर्कुलर। ठीक है, तो 17 का ए हो जाएगा। 18 ट्राई कीजिए। तो जो सिमेट्रिक दिखा कर आपको ना, सीधे ट्रांसफर कर दिया वो लोड, उसमें मूवमेंट मत बैलेंस करने लगा कि हाँ मूवमेंट बैलेंस करेंगे तभी आंसर आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये अगेन सिमेट्रिक है, ये अगेन सिमेट्रिक दिख रहा होगा आपको ना। तो जो पूरा लोड है 4W का, उसको आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 2W इधर डाल दो, 2W इधर डाल दो, बस हो गया। तो अगर आपको शियर फोर्स का मैक्सिमम निकाल ली, शियर फोर्स डायग्राम बना दो। 2W ऐसे बन रहा है, यहाँ W डिक्रीज़ हुआ, फिर आगे गए, फिर 2W डिक्रीज़ हुआ, यहाँ आए, फिर ऐसे गए, फिर एक W और डिक्रीज़ हुआ यहाँ से, फिर यहाँ। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2W ही आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 2W, नेगेटिव प्लस दोनों में 2W आ रही है। ठीक है, इधर ऊपर 2W नीचे 2W नेगेटिव में। तो आंसर आ जाएगा 18 का, 18 का हमारा आंसर आ जाएगा सी। 19 नंबर सॉल्व कीजिए। तो यार क्वेश्चन बहुत ईजी, इसलिए बहुत टाइम नहीं दे रहा उसमें मैं।
और ये क्वेश्चन इतनी इसी से आपको होना चाहिए, क्योंकि ये अगर सोम है ना, इसी जानों का सोम का कोई क्वेश्चन आ रहा है कहीं ना, तो आउट ऑफ 1000 999 लोग कर देंगे पेपर को। सोम ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए सोम आपकी भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सोम तो सबको ही करना है। सोम में कंपटीशन नहीं है, मतलब सोम में जीरो कंपटीशन, क्योंकि सबको ही आती है। अगर आपको नहीं आती है तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए, 10 बार क्वेश्चन लगाइए क्वेश्चन। ओके। और मैं दूसरों क्या, मैं काफ़ी दोस्त मेरे हैं हर जगह सिलेक्टेड हैं, और मुझे तक भी आंसर याद है सारे। आंसर याद नहीं मतलब मुझे दिखता रहता कि हाँ यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा होना चाहिए सोम हो गया आपका। और मेन जो जहाँ नंबर ऊपर नीचे होते हैं ना, वो नंबर ऊपर नीचे होते हैं आपका डिज़ाइन, जो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर कराए हैं सारे, इंडस्ट्रियल में, डिज़ाइन में, टोम में, उसमें लोग गड़बड़ाते हैं कि क्वेश्चन दो क्वेश्चन। मेन डिफरेंस वहीं से आता है। लेकिन सोम ऐसा सब्जेक्ट है, सोम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एचएमटी हो गया, हाँ ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं आपको मतलब रटे होने चाहिए। ये यार सबको ही आता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं। और किसी को 100 क्वेश्चन आप दोगे ना सोम या थर्मोडायनेमिक्स या आरएसी एचएमटी का, तो मैक्सिमम लोग कर देंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा। इसलिए सोम ये बढ़िया करिए और अदर सब्जेक्ट को कवर अप करिए बढ़िया से। ओके, तो क्वेश्चन करो यार, 19 क्वेश्चन करो। तो ये अगेन वही ट्रांसफर वाला क्वेश्चन है। ट्रांसफर करेंगे इसे यहाँ नीचे ट्रांसफर करेंगे इस वाले पॉइंट पे, तो ये तो पहली बार एक मूवमेंट दे देगा। मूवमेंट हमारा 3 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट दे देगा, प्लस यहाँ आर ए और आर बी, और आर बी ऐसा होगा कि इसको बैलेंस कर ले जाए 3 किलो न्यूटन को। तो कैसा चाहिए हमें, तो हल्का सा दिमाग लगाइए। और ये आएगा, ये दे रहा है क्लॉकवाइज, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चाहिए मूवमेंट, ठीक है। तो आर सी इधर आएगा, आर बी नीचे आएगा, और दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी। ये पूछ रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एट बी पूछ रहे हैं ना ये लोग, तो सिंपल है यार। देखो आर बी इंटू लेंथ कितनी है 3 इक्वल टू 3, तो आर बी आर सी आपके 1 1 आ जाएंगे, ठीक है 1 1। ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। और बी पे निकालना है तो इस साइड से देख लो, सी वाले साइड से देखेंगे, और आने का आंसर ए साइड से भी आएगा। लेकिन ए साइड से हमारे पास 2 कंपोनेंट ना, क्यों देखें उधर से, गलती होने के आंसर से हम सी साइड से देख लेंगे। सी 1 किलोमीटर फोर्स है, 1 मीटर डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर मीटर आंसर आ गया। ओके, तो 19 का सी। 20 नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन ईजी है यार, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन इसमें। उन्होंने क्या दिया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शोन इन द फिगर 1 करस्पॉन्ड्स टू, इसके करस्पॉन्डिंग शियर फोर्स पूछा हुआ है, ठीक है। तो शियर फोर्स देख लो आप, एक ही इक्वेशन लगना है, डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू एफ। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देखो, दोनों का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एफ कांस्टेंट होना चाहिए पूरे सेक्शन में। तो एफ कांस्टेंट कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ एफ वेरी कर रहा है, यहाँ एफ जीरो ही हो गया, यहाँ जीरो स्लोप जीरो तो है नहीं, यहाँ पे एफ कांस्टेंट है बस, तो बी आंसर हो जाएगा 20 का बी। बहुत पीएचडी नहीं करनी है सब क्वेश्चन में, साफ साफ दिखे आंसर, मारिए आगे बढ़िए। ये करिए क्वेश्चन नंबर 21 करिए। जो थोड़ा डिस्टर्बेंस अगर आए यार ना, नॉइज़ वॉइस, तो उसको मैनेज करना आप। क्या मैं उसमें कुछ कर, जैसे कि ये बिल्डिंग है उसमें नीचे पंखा चलता है, नीचे वो जो फ्लोर पे, तो उसकी हल्की सी वाइब्रेशन आती है। अभी ऊपर चलना शुरू हो गया किसी का, तो उसकी वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो गई है, तो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। बट आई ट्राई टू, मतलब सब कुछ मैं बंद रखता हूँ, खिड़की दरवाजे सब कुछ, तभी आ ही जाता है नॉइज़ आगे पीछे से, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 21 करिए, 21 नंबर। तो ये क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं। शियर फोर्स डायग्राम बना लो इसका, ये बनेगा शियर फोर्स डायग्राम। इस सेक्शन में हमारा फोर्स 0 है, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा बट नॉट जीरो। इससे पूछा क्या है, प्योर बेंडिंग मतलब कुछ नहीं आना चाहिए। प्योर बेंडिंग का मतलब है कि ना तो टॉर्शनल मूवमेंट आना चाहिए, ना तो शियर फोर्स आना चाहिए, ना तो एक्सियल फोर्स आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। चार फोर्स होते हैं हमारे पास, शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स, टॉर्शन मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, 4 होते हैं। इसमें से अगर प्योर टॉर्शन करना है तो 3 जीरो होने चाहिए, और जिसको प्योर करना है उसके अलावा 3 जीरो होने चाहिए, ठीक है, उसको छोड़ के। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट और सर जीरो है, वो सेक्शन हमारा हो गया बी डी। तो बी डी हमारा डी में है, 21 का डी हो जाएगा। 22 ट्राई कीजिए,
क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन इजी है 22, बस हल्का सा उलझाने वाला है, उलझना है बस उसमें, बस उलझो फिर दिक्कत हो जाएगी। और देखो मैचिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका, तो जो आपको आता है सबसे पहले उसे पकड़ लो, उसे सॉल्व कर दो, उसको सॉल्व करते ही आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ए को पकड़ लिया, ए का 4 मुझे दिख गया, ए का 4 दिख गया तो मैं 2 ऑप्शन काट दूंगा। ठीक है, देखो इसमें ये है बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट बोला गया है। बेंडिंग मोमेंट अगर कांस्टेंट है, इसका सिंपल मतलब है कि शियर फोर्स उस सेक्शन में 0 है। ठीक है, तो उस पोर्शन में 0 है, तो ए का 4 हो गया, ए का 4 होते मैंने ये काट दिया और मुझे यहाँ से मिल गया डी का 3 ऑटोमेटिक मिल गया। तो अगला है कि बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ शियर फोर्स चेंजेस साइन, जहाँ साइन चेंज होगा शियर फोर्स का, जैसे मान लो ऐसे था या फिर ऐसे हो कुछ। ठीक है, तो वहाँ पे आंसर मार देंगे 2। ठीक है, तो ये बहुत कन्विंसिंग नहीं, लेकिन यही बेस्ट सुटेबल आंसर यहाँ मिल रहा है। इसमें बेस्ट सुटेबल आंसर इसमें यही मिल रहा है, बहुत सही, 100% करेक्ट नहीं है ये जो मैंने बताया अभी। यहाँ जान लो, बस यहाँ मैच भी कराना, तो मैच कराने के लिए वो सबसे बेस्ट सुटेबल जो कंपेरिजन था वही था यहाँ पे। 22 का सी हो गया, 23 ट्राई कीजिए। तो अगेन सिमेट्रिक लोडिंग है यहाँ पे भी, सिमेट्रिक लोडिंग अगेन यहाँ पे है। तो इन सब में मूवमेंट जीरो मत कराया, डायरेक्ट जो सिमेट्रिक लोडिंग दिख रही है ना, इतना इतना देखते ही आपको लगना चाहिए 3W ऊपर है तो 3W/2 यहाँ हो जाएगा। इधर 3W/2 और यहाँ पे 3W/2 रिएक्शन आ जाएगा। इसके बाद सॉल्व करिए आप अपने से, जो आता है आंसर वो आएगा। जैसे जो तीनों ही क्वेश्चन फंसाने वाले हैं, तीनों ही। ठीक है, तो ये लेकिन गलत है, ये कम्प्लीटली गलत है। बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है ना, ये गलत है, कहीं हमारा मूवमेंट लग तो आ रहे, इन तीनों में होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमें पकड़ना कैसे है, इससे मिडिल पॉइंट पे कितना हमारा बेंडिंग मूवमेंट है, तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट निकाल लीजिए आप। तो डब्लू इधर है, तो W × 2L माइनस 3W/2 × L, तो आपका आ जाएगा WL/2, मतलब कि नीचे ही होना चाहिए। दो कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हो रहे होंगे बेवजह का, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ये मान लो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव, तो हल्का सा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये सैगिंग है ना, ये सैगिंग है क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है। और आप अगर हल्का हो जाएंगे लीजेंड तो उसको इससे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिखता रहेगा। तो माइनस WL/2 आ जाएगा। तो -WL/2 कहाँ पे, मिडिल में, यहाँ पे, ये माइनस में। आंसर है 23 का ए, 23 ए, 25, 24 करिए। ये अगेन फर्जी क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ ये आपको। dm/dx क्या होता है, शियर फोर्स, और d² और फोर्स क्या होता है हमारा, लोड × x। ठीक है, लोड पर यूनिट मीटर जो लगता है ना, जो ऐसे लोड लगता है ये वाला, ये W है। तो d² और dx² का दिन क्या आएगा, ये आएगा W। तो यही सब चीज़ें पूछी गई हैं, यहाँ देखो वही है। इसमें पूछा गया है इनवैलिड कौन सा है, तो Vx शियर फोर्स ये भी सही है, और dV/dx ये भी सही है, तो गलत ये वाला बस है। 24 का ए, 24 का ए, 25 नंबर कीजिए।
देखो क्वेश्चन सेम है, यहाँ से यहाँ तो देखो स्लोप सेम है इसका बेंडिंग मोमेंट का, यहाँ से यहाँ चेंज हो गया है, मतलब यहाँ से यहाँ कॉन्स्टेंट पॉजिटिव में, यहाँ नेगेटिव में स्लोप, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, 25 का ए। 26 नंबर ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन यहाँ तो अगर आप यहाँ मूवमेंट मत करना, कहीं मूवमेंट निकालने के बाद रिएक्शन निकालो। सिंपली देखो पूरा डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड है ना, पूरा सिमेट्रिक है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटिंग है ना, तो सिमेट्रिक है ये। तो देखो ये तो पूरा है ना, क्या है हो रहा है, पूरा है तो सिमेट्रिक है, तो आप सिंपल लोड को बांट दो। ऐसे है, यहाँ लगा दोगे आप WL/2, यहाँ भी लगा दोगे WL/2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जीरो करना है सेंटर पे, तो यहाँ पर W डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर पे निकाल लेते हैं डिफ्लेक्शन, वो कितना आएगा बेंडिंग मोमेंट। कैसे निकालोगे, निकालने का तरीका है ओमेगा, लेंथ कितनी है A+B/2, ये हो गया फोर्स, और इतनी ही डिस्टेंस है, बट इसके आधे पे लगेगा मोमेंट। ठीक है, /2 इज इक्वल टू, अब बाई मोमेंट बाई दिस सेक्शन, तो L हमारा क्या है, L हमारा है 2A+B, तो यहाँ L/2 है, L/2 तो ये हो जाएगा A+B/2। ठीक है, WA+B/2, A+B/2 ही हो जाएगा, इनटू डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस हमारी है B/2, डिस्टेंस B/2, A+B/2 से B/2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 चला गया, W गया, A+B/2 इक्वल टू B, यहाँ से यहाँ B/2 हुआ, तो रेशियो निकालना A/B का, तो ये रेशियो आ रहा है 1/2। ठीक है, तो 26 का C आ गया, 26 का C आ गया। ठीक है, आप करिए ट्राई है क्वेश्चन नंबर 27 में ट्राई कीजिए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 27। ट्राई कीजिए। और देखो इसमें भी आपको बताना है डायग्राम फॉर शियर फोर्स ना, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है आपको। तो देखो ये जो स्लोप है, ये इंक्रीजिंग स्लोप बेंडिंग मोमेंट का, इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब है कि F इंक्रीजिंग है। F इंक्रीजिंग किस वाले में बताओ, F इंक्रीजिंग इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर इस सेक्शन में स्लोप एकदम बदल गया, स्लोप बदल गया। अब स्लोप बदलने के लिए क्या चाहिए, ये पॉजिटिव था पहले इंक्रीजिंग, अब स्लोप बदल गया, मतलब एक अचानक कोई फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो अचानक फोर्स यहाँ लगा हुआ है इस वाले में बस। ठीक है, तो आंसर का B हो गया, 27 का B। 27 का B है कि नहीं, 27 D दिया है, 1 मिनट रुक जाओ। 27 D कैसे हो सकता है यार, अच्छा ठीक है, ओके। दो यहाँ पे ये मैंने हल्का सा गलती कर दिया, ये शियर फोर्स डायग्राम नहीं है, ये सब शियर फोर्स डायग्राम नहीं है, ये वो दिखाया गया, बीम को दिखाया गया कैसे लोडिंग है, ये दिखाया गया। मैंने इसे शियर फोर्स डायग्राम समझ लिया, इसलिए गलत हो गया मेरा आंसर। तो इसमें तो उन्होंने सही किया एक तरीके से कि लोडिंग उन्होंने बताई लगातार एक है। ठीक है, एक लगातार लोडिंग है, उसके बाद यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया गया है। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे एक फोर्स लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ फोर्स किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बचता है हमारे पास क्या, बचता है हमारे पास बस B और D बचता है इसमें। तो हल्का सा और ऑब्जर्वेशन अगर आप करेंगे, हल्का सा और ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो इसमें जो टर्म आएगा वो L³ टाइप का आएगा। एक बात देख रहे हैं ना, और यहाँ पे लगातार यहाँ पे इसका कार्य बनाया गया है, तो इन दोनों में कोई होगा। और इसके लिए एक्यूरेट समझने के लिए कैसे समझा जाएगा, ये अलग चीज़ समझते हैं मेरे को। बना के देख लेते हैं इनको, इसका पहले बनाते हैं क्या आएगा। मान लो इस सेक्शन में देखते हैं, इस सेक्शन पे तो
बड़ा कठिन हो गया यार क्वेश्चन है तो। इसमें क्यूबिकल टर्म आएगा, एक बात ये है, इसमें क्यूबिकल टर्म आएगा, इसमें यार एग्जैक्ट निकल नहीं पा रहा है इसका आंसर। मुझे दोनों ही लग रहा है, मतलब दोनों ही हो सकता है, क्योंकि क्यूबिकल मतलब जो ग्राफ बनाया हुआ है उसमें एकदम एक्यूरेट नहीं है वो किसका ग्राफ है। अगर पैराबोला ग्राफ है तो स्क्वायर आएगा, अगर क्यूबिकल टाइप का कुछ ग्राफ है, मान लो ऐसा कोई ग्राफ आ गया x³ - x, तब तो अलग चीज़ हो जाएगी ना, तब तो अलग टाइप ग्राफ बन जाएगा। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया वो मैं देखता हूँ। 27 नंबर है ना, इन्होंने पक्का एक्सप्लेन नहीं किया होगा, इस बुक की ये खासियत है, जिस क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज़ होंगे वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा। हाँ बहुत सही, नहीं दिया आंसर, मैंने कहा था। ठीक है, तो देखो इसका कुछ होगा यार। अब देखो मुझे आंसर दिख रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन मेरे दिमाग में आने लगा कि ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में बैठूँ मैं खुद कन्फ्यूज हो जाऊँगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ एक्यूरेट दिख नहीं रहा ना कौन सा होगा। देखो यार अब मैं आंसर दे दे रहा हूँ इसका, और किसी को अगर एग्जैक्ट आ रहा हो, देखो समझाने में भी समझा ही सकता हूँ तरीके से कि यहाँ देखो स्क्वायर टाइप बन रहा है तो स्क्वायर आंसर होगा, ये सब मैं रीजन दे सकता हूँ आपको, लेकिन उतना कन्विंसिंग नहीं है वो। अगर किसी को अगर एग्जैक्ट पता हो कि व्हाट शुड बी रीज़न फॉर सिलेक्टिंग दिस वन, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, वैसे तो अगर समझना है, अगर मन को बस शांति देनी तो ये समझ सकते हो कि यहाँ देखो यहाँ बन रहा है आपका पैराबोला, इसलिए एक्स स्क्वायर टर्म आना चाहिए, और इसी में एक्स स्क्वायर टर्म आएगा, इसमें x³ टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये मन को शांति ऐसे मिल सकती है, लेकिन इट इज़ नॉट राइट एक्सप्लेनेशन। 27 का इन्होंने डी दिया हुआ है। अब 28 नंबर करिए, जैसे ये क्वेश्चन 28 नंबर, ये सब क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बस देखने में दो डरना नहीं है बस क्वेश्चन से। ठीक है, तो शियर फोर्स का डायग्राम दिया हुआ है और बेंडिंग मोमेंट पूछा हुआ है, तो आपको पता क्या है, आपको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि dm/dx = फोर्स। अगर कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड कहीं नहीं लगा है तो, पॉइंट कंसनट्रेटेड मोमेंट कहीं नहीं लगा है तो ये होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे शियर फोर्स कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए, तो इन दोनों में कर्वेचर है, इन दोनों काट दो। फिर यहाँ पे जब हम गए यहाँ पे तो स्लोप ही वेरी कर रहा है। ठीक है, ये स्लोप वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट का है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा हो गया ए। ठीक है, 28 का ए हो गया। 29 कीजिए, 28 का ए हो गया, 29 नंबर कीजिए अब। तो टोटल लोडिंग जो आएगी वो हमारी लोडिंग आएगी ω/W/2, ये लोडिंग आएगी। ठीक है टोटल, और हमने अब क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट जीरो करा दिया RA के अबाउट, तो RB × L = ω/2 × L/3, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L/3 ही होगी ना से ट्राइंगल का सेंटर मास है, तो RB हमारा निकल के आ गया ω/6, तो RA हमें निकालना है, तो ω/L/2 से ω/6 जब घटाएंगे तो ω/3 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ω/3 इधर डी ऑप्शन है 29 का, डी सही है। अब ट्राई कीजिए 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई कीजिए। दो फिर अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पे शियर फोर्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ नॉन जीरो कांस्टेंट आएगा, नॉन जीरो कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, तो 30 का बी। 31 ट्राई कीजिए, इस पर रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया, पहला स्टेटमेंट है
द बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम एट द फ्री एंड, सही है। बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम फ्री एंड, ये तो गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम गलत है। सिग्मा बाई वाई एम बाई आई करेंगे तो फ्री एंड पे तो एम जो हमारा है वो जीरो ही होगा, तो सिग्मा जीरो हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस जो है, तो मैक्सिमम कैसे हो गया। तो पहला गलत होते ही ये तीनों गया और हमारा ऑप्शन आ जाएगा 31 का बी। 31 का बी दिया भी है। 32 ट्राई कीजिए, ट्राई 32 नंबर। देखो इसमें बोला गया है कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो बीम का क्या है, अगर इक्वल फ्लैंज आई सेक्शन होगा ना तो उसका ऐसा बनेगा, सिमेट्रिक रहेगा, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक रहेगा। यहाँ सिमेट्रिक नहीं है तो ये गया अनइक्वल फ्लैंज, ये ऑप्शन बेटर है। सर्कुलर के लिए तो आप जानते ही होंगे ऐसे बनता है, ठीक है। टी सेक्शन के लिए एकदम अलग बनेगा, ठीक है। तो आपका बी आ जाएगा आंसर, 32 का बी। 32 का बी आया। 33 नंबर ट्राई कीजिए। ये भी क्वेश्चन फर्जी है, मतलब ये एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा है इन्होंने, वही कि ओवरहैंग करके। तो देखो ऐसे बन जाएगा इसका डायग्राम, सिंपल ये चीज़ें बहुत कठिन नहीं है। देखो यहाँ डब्लू नीचे, डब्लू इधर आएगा, फिर ऐसे करेंगे तो ऊपर हमारा 3W/2 जाएगा, ठीक है, उलट 3W/2 ऊपर। देखो ये डब्लू था, नीचे 3W/2 लगा था, ये ऊपर चला जाएगा इसे क्रॉस करके। फिर डब्लू लगा यहाँ पे तो नीचे आ गया, फिर यहाँ से कांस्टेंट रहा, फिर W/2 ये और ऊपर गया, ये ऐसा आ जाएगा डायग्राम कुछ। तो हमारा डी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 33 का डी। 34 नंबर ट्राई कीजिए। जो डिफ्लेक्शन पूछा है फ्री एंड पे, तो पहली बात तो यहाँ डिफ्लेक्ट जो हो जाएगा, फिर यहाँ से कुछ एंगल बना लेगा, तो उस एंगल थीटा इंटू एल कर देंगे तो ये भी आ जाएगा, तो दोनों एड ऑन करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो डेल्टा इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो हमारा डेल्टा 1 जो है P2L/3 का होल स्क्वायर अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 2 2 3, ठीक है। तो 3EI प्लस जो डेल्टा 2 है वो देखो P इंटू यहाँ क्यूब आएगा 2L/3 का स्क्वायर अपॉन 1 2, ये हो गया हमारा एंगल इंटू डिस्टेंस हमारी है L/3, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व आउट करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 14/81 PL3/EI, ठीक है। तो सी आएगा आंसर, 34 का सी। इस साथ दिख रहा है, देखो यार 81 नीचे आ रहा है सब में, कैंसिल आउट होकर 14 नहीं आएगा। 34 का सी। 35 करिए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 35। तो अगेन लोडिंग सिमेट्रिक है, तो ये टोटल लोड कितना है यहाँ पे ω/2, तो ω/2 टोटल लोड है, ω/2 सही है। तो इसको डिस्प्यूट करेंगे तो ω/4 इधर आ जाएगा और ω/4 इधर आ जाएगा। तो मैक्सिमम शियर फोर्स पूछा हुआ है, तो इस साइड पहले ω/4 आ जाएगा, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा फोर्स, ओके। घटते घटते जैसे भी घटेगा वाला मैटर है, लेकिन ω/4 एक साइड आ जाएगा, ω/4, ओके।
तो टोटल लोडिंग लेकिन ओमेगा बाई 2 थी, उसको आधा डिस्ट्रीब्यूट किया तो ओमेगा बाई 4 आ गया, तो ओमेगा बाई 4 आंसर होगा हमारा। तो 35 का ए आंसर होना चाहिए, 35 का ए है भी। 36 ट्राई कीजिए। तो इसमें पूछा हुआ है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या है, तो इसमें वही है कि व्हेन द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो बी आंसर है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सब। 36 का बी। 37 ट्राई कीजिए। ज़्यादा कुछ लगे, 1 मिनट। ट्राई 37 नंबर। देखो इसमें डायग्राम में ये जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप है कांस्टेंट है, इसका मतलब शियर फोर्स कांस्टेंट जा रहा है। फिर यही वाला स्लोप यहाँ पे भी आ गया है, तो अगेन शियर फोर्स कांस्टेंट जा रहा है। बस ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये वेरिएशन आ रहा है ड्यू टू द कंसंट्रेटेड मोमेंट कहीं लगा हुआ है बीच में। अ कंसंट्रेटेड लोड एट द मिड पाथ, अ कपल, हाँ ये रहा कपल एट द मिड पाथ, बीच में लगा दिया गया कपल, इसलिए साइन उल्टा नीचे चला गया है। तो 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर ट्राई कीजिए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन सिंपल ही है। इसमें जो लोडिंग थी ना ट्रायंगुलर टाइप की, इसका टोटल लोड इन्होंने बता दिया है 37.5। तो 37.5 है तो ये लोड लगेगा कहाँ? वो लगेगा सेंटर ऑफ मास पे ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का सेंटर में मास कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। इसका जो डिस्टेंस होता है इससे 2L/3 होता है। तो L की वैल्यू 2 है, तो आप वैल्यू पुट अप डायरेक्टली करोगे तो आंसर आपका 50 × 10⁶ हो जाएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। 38 का ए। 39 करिए। ट्राई क्वेश्चन 39। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 39। दो इसमें अगर किसी बीम को अगर आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कहना है तो उसमें जो स्ट्रेस आना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए ओवर द लेंथ। ठीक है, तो ये कहाँ पे है इसमें ढूंढ लो। बेंडिंग मोमेंट इज सेम, बेंडिंग स्ट्रेस इज सेम एट एवरी सेक्शन अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, ये डी। 39 का डी। सेकंड का डी सही है। 40 नंबर। ट्राई क्वेश्चन नंबर 14। तो शियर फोर्स डायग्राम दिया गया है, इन्होंने कहा है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। तो कैसे बनेगा बता दीजिए आप। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि शियर फोर्स डायग्राम लगातार डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप होगा वो डिक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग स्लोप किसे कहते हैं? आपको कहाँ दिख रहा है डिक्रीजिंग स्लोप? यहाँ तो कांस्टेंट स्लोप हो गया कैंसिल, ये भी कांस्टेंट स्लोप कैंसिल। इन दोनों चूज कीजिए। देखिए यहाँ पर जो स्लोप था वो हल्का सा था, जब आगे गए तो स्लोप बढ़ गया है। देखो, और इस कंडीशन में क्या है? स्लोप पहले बढ़ा है, जब आगे गए स्लोप घट गया है। मतलब यही डिक्रीजिंग स्लोप यही है, पहले ज़्यादा था फिर घट गया। तो 40 का बी हो जाएगा।
और अब ट्राई कीजिए 41 नंबर। देखो इसमें बोला गया है कि मिडिल पे जो शियर फोर्स है वो 6 किलो न्यूटन पर किलो न्यूटन है। तो वही बस W इंटू जो L है वो कर देंगे। L हमारा 1.5 यहाँ तक आएगा ना, पूरे जब लेंथ 3 मीटर है तो बीच तक 1.5 ही लेंथ आएगी, 1.5 मीटर की। तो W जो आएगा वो आ जाएगा आपका 4 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आपका आंसर हो गया 41 का C। 42 कीजिए, 42। तो देख लो यार, इसमें बोला गया कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमें। तो पहले मैंने रिएक्शन निकाल लिया। मैंने रिएक्शन निकालने के लिए मैंने किया ये कि एक अबाउंड मूवमेंट ले लिया, यहाँ पे एक अबाउंड मूवमेंट ले लिया। तो हमारा आर बी निकल के आ गया 10, और लेकिन ऊपर से फोर्स 8 लग रहा है, नीचे से लग गया आर बी 10। तो इसका मतलब आर ए हमारा हो जाएगा नीचे की तरफ फिर 2 न्यूटन हो जाएगा। तो आपको बस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, सिंपल, इसका सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा आपका। आप बी पे निकाल लीजिए। बी पे आ रहा है आपका 6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। बी पे 6 किलो न्यूटन मीटर आ गया। तो जो ऑप्शंस में दिया हुआ है 4.4 4.4 चला गया, मतलब आंसर 6 ही है। अब कहाँ है ये चेक करना है बस। तो बी पे ही आंसर 6 आ रहा है, तो आंसर बी हो गया, एट द राइट सपोर्ट, ठीक है। और कुछ चेक ही नहीं करेंगे आगे। अब कहाँ मैक्सिमाइजेशन होगा, हो सकता है कुछ और हो। अगर ऑप्शन अगर दिए होते 8 9 10 दिया होता है, कुछ और दिया होता जब चेक करते, लेकिन सिंपली आप 4.5 दिया और हमें मिल गया 6 हमें मिल चुका है। तो 6 ही होगा फिर, जब ऑप्शन कट गया सारे। तो आगे चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे मेनली बचाना टाइम है। देखो 42 का ए हो गया, 42 का ए। आप ट्राई कीजिए 43 नंबर। ट्राई 43 नंबर, 43। देखो यार, पहला जो केस है उसमें बोला गया है कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगाने के लिए, तो हमने ये लगा दिया। हमारा रिएक्शन ये दोनों आ गया, तो मूवमेंट हमारा मिडिल में मैक्सिमम आएगा। तो m इक्वल टू ओमेगा एल बाई 4 आ गया आंसर, ठीक है, इतना सही है। अब दूसरा कहा गया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। डिस्ट्रीब्यूट हमने जब कर दिया तो जो हमारा रिएक्शन, ये W अलग है, ये W अलग है, वो W अलग है। आप ये जान लो कि जो ऊपर वाला W है, W उसकी वैल्यू ओमेगा एल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ में ओमेगा एल बाई W एल बाई 2 आ गया। तो जब हम मोमेंट निकालने गए अबाउट द सेंटर, तो ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा यही आएगा, ठीक है। और इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारा m बाई 2 आ रहा है, ठीक है। देख लो, सिंपली दिख रहा होगा आपको,
यहाँ ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 है ना, तो ओमेगा एल की वैल्यू अगर आप डब्लू पुट कर दोगे कम्प्लीटली तो डब्लू एल बाई 8 आ जाएगा। तो दूसरे वाले में जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू आएगी m/2 आ जाएगी। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, 43 का बी, 43 का बी। 44 ट्राई कीजिए। तो 44 में मैच कराना है तो मैं इसको क्वेश्चन ऊपर किए दे रहा हूँ, क्योंकि देखने में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन पूरा मैचिंग करानी है बस, ये जान लीजिए। 44 में मैच कराइए। सी एफ डायग्राम बनाना है ना। देखो जो पहला वाला है वैसा ऐसा बनेगा, पहले डायरेक्शन उल्टा लिया क्या, चलो ठीक है। नीचे एक और नीचे यहाँ बन जाएगा, पहले वाले का ऐसा बनेगा, मतलब ए का हो गया 4 और बी वाले का देख लो, बी में तो इधर कुछ है ही नहीं, तो ऐसे चलता रहेगा। मोमेंट हम आप कुछ नहीं आएगा उससे, तो ऐसा बनेगा बी का। ये कहाँ पे है 5 में, बी का 5 हो गया, ए का 4 बी का 5, तो आंसर इज़ बी। ठीक है 44 का बी। आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आंसर मिल गया है और कहीं सेट नहीं हो रहा है इतना, तो अब आगे जाएंगे। अगला क्वेश्चन करिए, 45 करिए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 45। देखो जो ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बन रहा था ऐसे ऐसे करके, यहाँ तो अचानक पीक आ गया अचानक। ठीक है, तो ये इस अचानक का मतलब होता है कि कहीं कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग गया है। अब मूवमेंट की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, हाईएस्ट 3000 है, तो अंतर हो गया 2000 का, मतलब 2000 का मूवमेंट लगा दिया गया कहीं पे, मतलब सी पे लगाया गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन है वैसा। तो इसमें बोला गया कपल ऑफ 2000 न्यूटन मीटर एक्ट्स एट सी, तो 45 का सी हो जाएगा। सी सही है। 46 नंबर करिए अब। तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाना है हमें। तो ए का जो है ना, बोला गया कि बस बेंडिंग मोमेंट लगा दिया गया एक तरफ, ऐसे है मतलब किसी ने ऐसे बेंडिंग मोमेंट लगा दिया, तो यहाँ पूरे में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, मतलब एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल कहाँ बन रहा है, ए का 4, जैसे ही सेट हुआ ए का 4 तो ये दोनों ऑप्शन चले गए और हमें मिल गया डी का 1 मिल गया। अब हमें बी और सी में से कुछ ढूंढ के निकाल लेना है बस, बी में सी में। तो बी में बोला गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और सी में बोला गया लीनियरली वेरिंग। तो और क्यूबिक और पैराबोला, पैराबोला मतलब एक्स स्क्वायर, क्यूबिक मतलब एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हमारा आता है लीनियरली वेरिंग वाले में। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में पैराबोला आता है। ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 कहाँ पे है, बी में। तो 46 का बी आंसर हो गया। 47 ट्राई कीजिए। तो ये क्वेश्चन अगेन रिपीट, कॉन्सेप्ट रिपीटेड है, क्वेश्चन हल्का सा अलग करके पूछा हुआ है इन्होंने। 47 नंबर, इनका कहना है कि इफ़ द बेंडिंग मोमेंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बीम इज कांस्टेंट देन द बीम
क्रॉस सेक्शन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी शियर फोर्स। हाँ ठीक है, अगर बीम क्रॉस सेक्शन अगर शियर फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगा, अगर शियर फोर्स कहीं आ गया तो सिंपल सी बात बेंडिंग मोमेंट का कुछ स्लोप आ जाएगा। अगर शियर फोर्स है इसका मतलब स्लोप है कुछ बेंडिंग मोमेंट का, अगर स्लोप है तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा ही नहीं। पहला लाइन सही है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया, शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम विल बी जीरो एवरीवेयर अलॉन्ग, सही है, रीजन भी सही है, 47 का ए हो जाएगा। ये इधर बहुत बार पढ़ चुके हो आप स्लोप वाला कॉन्सेप्ट। 48 करिए। देखो ये डायग्राम तो आप 25 बार देख चुके हो, 25 का 10 बार देख ही चुके कम से कम। तो जो यहाँ लोड होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो जो ये सेक्शन होगा यहाँ बेंडिंग मोमेंट कुछ कांस्टेंट टाइप का होगा। तो पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम एट द मिड सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम, बेंडिंग मोमेंट वेरीज रेगुलरली, बेंडिंग मोमेंट इज यूनिफॉर्म बिटवीन द सपोर्ट, सही है, जो सपोर्ट के बीच में यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो डी हो जाएगा 48 का डी। 49 करिए। देखो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होता है एफ। इसका मतलब अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो एफ एक्स का एरिया ले लीजिए, वही आएगा बेंडिंग मोमेंट, समेशन कर दीजिए। तो यहाँ से हम चलना शुरू हुए, यहाँ जीरो बेंडिंग मोमेंट था, यहाँ से यहाँ गया तो -9 आया, इन्होंने खुद बता दिया है। और इसके आगे गए जो, तो इसका एरिया जो हमारा है +49 है, तो +49 को -9 से एड ऑन करेंगे तो +40 बचेगा। तो एट सी बेंडिंग मोमेंट विल बी 40, ठीक है। 49 का ए। 50 नंबर करिए। देखो ये क्वेश्चन हल्का सा लंबा है यार, एक मिनट रुक जाओ, करते हैं इसे भी। देखो आरसी हमारा आ गया 200 और टोटल जो लोडिंग ऊपर से है वो है 600 की, तो आरबी हमारा आ जाएगा 400, ठीक है। दो चीज़ें निकली अभी तक कि आरसी हमारा आ गया 200 और आरबी हमारा निकल गया है 400। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग प्रिजर्व करते हैं पहले, फिर आगे काम करते हैं इसमें। ये देखो यहाँ आया हमारा 400, यहाँ आया 200। अब जब बनाने जाएंगे डायग्राम तो बनेगा कैसे, ये जाएगा ऊपर 100 से, ये नीचे जाएगा, नीचे की तरफ -200 जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से चलना शुरू होगा, कितना घटेगा, यहाँ 200 हो चुका है, ठीक है। तो फिर -300 घटेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर 200 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फिर ये बनेगा डायग्राम हमारा, ठीक है। तो हमारा जो शियर फोर्स की वैल्यू है मैक्सिमम यहाँ पे 200 आ रही है, 200 मैक्सिमम वैल्यू है। तो शियर फोर्स कहाँ पे दिया है, शियर मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स 200 कहाँ पे, इन दोनों ऑप्शन में शियर फोर्स 200 है। अब हमें निकालना है कि कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होगा। शियर फोर्स निकल गया, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, एरिया होता है, एरिया आप निकाल लो। तो 1/2 × 2, इसका एरिया निकालो पहले, 1/2 × 2 × 2 200, तो 200 आ गया। 200 आ गया तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि 15 दूसरे ऑप्शन में 50 है, तो 50 का बी हो जाएगा। 51 ट्राई कीजिए आप लोग, 51 नंबर।
फॉर अ बेंडिंग मोमेंट विच इज हिंज्ड एट द एंड एंड इज सब्जेक्टेड टू क्लॉकवाइज कपल। क्लॉकवाइज कपल एट द बीच में कहीं कपल लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब बीच में कहीं पक्का जंप होगा ऐसे टाइप का। तो जंप कहाँ पे है? इसमें जंप है, इसमें जंप है, सी और डी में जंप है। तो ये गया, ये गया। और दूसरा इन्होंने बोला हुआ है कि बी, सी और डी में कन्फ्यूजन हो रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ। क्लॉकवाइज कपल है, क्लॉकवाइज और कपल है, तो उससे कुछ आइडिया लग रहा है। फॉर अ बीम विच इज हिंज्ड एट द एंड्स। अब देखो, अब बनाना ही पड़ेगा इसको। तो यहाँ से पॉजिटिव हो रहा होगा, हाँ सही है। ये ऐसे जाएगा पॉजिटिव होते होते, यहाँ नीचे आएगा, फिर यहाँ से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ना क्या, हाँ बढ़ना ही शुरू होगा, ठीक है। तो ये आना चाहिए, ये वाला डी। अब देख रहे हो ना, यहाँ कोई रिएक्शन फोर्स आएगी, इसकी वजह से मूवमेंट लगना शुरू होगा, और ये मूवमेंट ये सैगिंग करा रहा है, तो मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यही आएगा। जो रिएक्शन फोर्सेस होंगे, नहीं कुछ गलत है, एक मिनट रुक जाओ। इसकी जो रिएक्शन लगा जाएगी इस डायरेक्शन में है ना, तो रिएक्शन इसका उलट जाएगा। हमें रिएक्शन ऐसा देना पड़ेगा जिससे जो इसे कैंसिल कर सके, मतलब इसको इधर देंगे, इसको इधर रिएक्शन देंगे। इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव आना शुरू होगा, ये नीचे ले जाएगा, फिर यहाँ से पॉजिटिव आना शुरू होगा। हाँ ये होगा यार, सी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी नहीं होगा, सी होना चाहिए। ज़्यादा 51 का सी, हाँ 51 का सी दिया हुआ है। ये समझे कि नहीं? ये आप लोग समझे कि नहीं कैसे मैंने किया? देखो इन्होंने यहाँ बोला हुआ है कि बीच में हमारा एक कपल लग रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बोला हुआ है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऐसे कपल लग रहा है। तो हमारा रिएक्शन फोर्स ऐसा होना चाहिए जो कैसे कैंसिल करे। अब रिएक्शन फोर्स कौन सा कैंसिल करेगा? जो कि टॉर्क दे, जो कि कपल दे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कपल कैसे आएगा? इधर ऐसे फोर्स आए, इधर ऐसे फोर्स आए, तभी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो फिर हमने यहाँ सॉल्व करना शुरू किया। अब किसी साइड सॉल्व कर सकते हो, इस साइड से चलना शुरू करेंगे तो इधर पॉजिटिव होता रहेगा, यहाँ नेगेटिव जाएगा नीचे, फिर ऐसा होना शुरू होगा, ठीक है। और इधर सॉल्व करना शुरू करो तो ये नीचे जाएगा, फिर इधर से, ठीक है। इसीलिए आंसर सी होगा, 51 का सी। ओके, क्लास हो गई पूरी, और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी और टाइम देने के लिए। और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा प्रैक्टिस करके। और अभी तक देखो 1500 क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ तक है आज। और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। और प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर लास्ट तक 11 वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। और कुछ गलती दिख रही हो तो बताना मुझे, क्योंकि मैं भी टीचर नहीं हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ UPSC AE की, ठीक है। और ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को बताओ कि हाउ यू आर डूइंग प्रैक्टिस। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और डेली नोटिफिकेशन के लिए जो बेल नीचे है उसको आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू।